कच्चा तेल मानव इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। पहली बार 1859 में एडविन ड्रेक ने इसकी खोज करी थी कमर्शियल लेवल पर। फिर 1979 में एशिया में भी इसकी कमर्शियल लेवल पर खोज हुई। कहां? भारत के आसाम राज्य में डिब्रूगढ़ के अंदर। और उसके बाद से ग्लोबली कमर्शियल लेवल पर कच्चे तेल का इस्तेमाल दुनिया सीखने लगी और तब से लेकर अब तक मुश्किल से 130 साल हुए हैं, लेकिन कच्चे तेल ने मानव इतिहास को पलट कर रख दिया है। 130 साल में मानव ने इतनी तेजी से विकास किया है जितना पिछले कई हजार सालों में हम नहीं कर पाए, क्योंकि इसने हमें फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया है। इसी कच्चे तेल ने हमें अलग अलग प्रकार के फ्यूल प्रदान किए हैं, जिससे हमने घोड़ा गाड़ी से उठकर कार पर आ गए, कार से उठकर शिप पर, और फिर शिप से उठकर एयरप्लेन, यानी कि हम हवा से बातें करने लगे। इतना ही नहीं, इसने हमें मोम दिया, तारकोल दिया, गैस दिया, हर एक प्रकार की चीजें दी, जिसकी बदौलत आज हम ये विकास कर पाए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य में जब कच्चे तेल का इस्तेमाल बंद कर देगी दुनिया, तब अगला कच्चे तेल का सब्स्टिट्यूट क्या बनेगा? कौन हमें अगली सदी में लेकर जाएगा? तो जवाब है बिजली, क्योंकि हर एक चीज बिजली से चलने वाली है। आप पेट्रोल डीजल की कार से उठकर इलेक्ट्रिक वाहनों में चले जाओगे, हर एक चीज का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा और मेगा लेवल पर पूरी दुनिया बिजली पर चलेगी। और उस समय उसी देश का राज होगा जिसके पास भरपूर मात्रा में बिजली तो होगी ही, साथ ही सस्ती बिजली होगी जो कभी ना खत्म हो। मतलब साफ है, जिसके हाथ में जितनी बिजली होगी वो दुनिया को उतना ही रूल करेगा। और यही कारण है कि इस समय 3 देशों के अंदर जबरदस्त होड़ लगी हुई है एक दूसरे को पछाड़ने की। पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन और तीसरा है भारत। तीनों में इस समय होड़ ये है कि कौन कितनी ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करता है और कौन कितनी ज्यादा सस्ती बिजली बनाता है। इस चीज की रेस लग रही है। और भले ही आप कहें कि भारत के कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी 24 घंटे बिजली नहीं है, कई शहर भी हो सकते हैं, लेकिन आप जानते नहीं होंगे इस समय भारत बिजली को लेकर इतने मेगा डैम बना रहा है और इतने विशालकाय न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार कर रहा है। और आने वाले समय में कई डील भी हम रूस अमेरिका के साथ कर रहे हैं, जिनके साथ मिलकर हम इतने ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे कि 2030 से लेकर 35 तक हम चीन के बाद दूसरे ऐसे देश बन जाएंगे जो सबसे ज्यादा बिजली बनाएंगे। और सबसे ज्यादा सस्ती बिजली भी भारत में आपको मिलने वाली है। और भारत को इस बात का अंदेशा 2020 से पहले हो गया था, तभी आप देखें पिछले 5-6 सालों में बिजली को लेकर इतने मेगा प्रोजेक्ट भारत में चलाए जा रहे हैं, जिनका काम तेजी से आगे हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि बिजली सस्ती आप करेंगे कैसे? क्योंकि नदियां भी लिमिटेड हैं जिन पर आप ज्यादा से ज्यादा बांध बना सकें। इसके अलावा कोयला भी आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो एक ही आपके पास रास्ता बचता है, न्यूक्लियर पावर, जो कि बहुत ज्यादा सस्ती, सुलभ और बहुत ही कम जगह में आप इससे बहुत भारी मात्रा में बिजली तैयार कर सकते हैं। इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर ही फ्यूचर है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर भी तो कहीं चीज पर चलते होंगे, तो जवाब है न्यूक्लियर फ्यूल। और इसमें सबसे ज्यादा अहम है यूरेनियम। और यहीं पर भारत थोड़ा सा गच्चा खा जाता है, क्योंकि दुनिया में हमारे पास कैपेसिटी है मात्र 600 किलो टन यूरेनियम। वहीं चीन, अमेरिका भी इस मामले में बहुत पीछे हैं, यहां तक कि रूस भी। सबके पास 1000 से लेकर 2000 किलो टन यहां पर यूरेनियम आपको मिलेगा। यानी कि जितने भी सुपर पावर देश बनना चाहते हैं, सबको दरकार है यूरेनियम की। और इसीलिए ऐसे में कुछ देशों की महत्वता बढ़ जाती है, जैसे कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और कनाडा, जो कि दुनिया के 3 सबसे बड़े यूरेनियम के उत्पादक हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देश पहले ही भारत के पाले में हैं, बल्कि भारत की मुट्ठी में हैं। इनके साथ हम ऑलरेडी यूरेनियम की मेगा डील कर चुके हैं। लेकिन अब जो डील होने जा रही है वो हिस्टोरिक है, क्योंकि हम कनाडा के साथ एक लॉन्ग टर्म यूरेनियम डील करने जा रहे हैं। इसके ऊपर आप देखिए ऑलरेडी इस डील की सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं। ये 10 साल लंबी यूरेनियम डील होगी, जिसमें आने वाले 10 साल तक कनाडा सुरक्षित रूप से आबाद यूरेनियम की सप्लाई भारत को करेगा, जिसकी कीमत 2.5 से लेकर $3 बिलियन ही होगी। यानी कि बहुत सस्ती कीमत पर हमें
कनाडा यूरेनियम प्रोवाइड करेगा, जिससे हम हद से ज्यादा सस्ती बिजली अपने न्यूक्लियर प्लांट्स में पैदा कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इस डील का जो स्ट्रक्चर है वो और भी ज्यादा शानदार है। 10 सालों के बाद अगर दोनों देशों को कोई दिक्कत नहीं होती तो ऑटोमेटिकली ये डील एक्सटेंड हो जाएगी आने वाले और लंबे समय के लिए। ये एक बहुत शानदार डील है जिससे कि भारत किसी एक देश पर यूरेनियम के लिए निर्भर नहीं होगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये डील जानबूझकर कनाडा करना चाहता है ताकि भारत के साथ जो पिछले कुछ सालों में संबंध खराब करे हैं जस्टिन ट्रूडो ने, उन्हें फिर से रिबूट किया जा सके और भारत की जो विशालकाय मार्केट है जिसे खो दिया था कनाडा ने, उसे फिर से वो प्राप्त कर सके। वहीं भारत को इसके बदले में बहुत सस्ती मात्रा में ऊर्जा का साधन भी मिलेगा और कनाडा के साथ अच्छे संबंध होंगे भारत के। लेकिन कई लोगों के मन में अब भी शंका होगी कि यार इतनी इंपॉर्टेंट चीज है बिजली, हम ज्यादातर इसे भविष्य में इंपोर्ट करेंगे दूसरे देशों से, मतलब यूरेनियम, और किसी देश ने अगर हमें यूरेनियम भविष्य में देने से मना कर दिया तो क्या हमारी ताकत हिल नहीं जाएगी? तो नहीं। इसका कारण है भारत के पास थोरियम की मौजूदगी। दरअसल जैसे यूरेनियम है ना, ऐसे ही थोरियम भी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है और यह भारत में भारी मात्रा में पाया जाता है। उदाहरण के लिए यूरेनियम हमारे यहाँ पर मात्र 600 किलो टन सालाना निकलता है बस, लेकिन थोरियम हमारे यहाँ पर करीबन 12 मिलियन टन से ज्यादा है। यानी कि आने वाले सैकड़ों साल तक की भारत की ऊर्जा जरूरतों को बड़ी आसानी से ना सिर्फ पूरा कर सकता है, बल्कि भारत चाहे तो पूरी दुनिया के जितने भी न्यूक्लियर प्लांट हैं सबको थोरियम सप्लाई करके उन्हें भी आने वाले 300-400 साल तक चला सकता है। ये इतना थोरियम है। लेकिन समस्या ये है कि थोरियम को लेकर अभी टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर नहीं हुई है। इसे 20 से लेकर 25 साल और लगेंगे मैच्योर होने में, सुरक्षित बनाने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चीज़ है, इसे संभालना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रही है, लेकिन जब डेवलप होगी तो भारत के पास दुनिया में सबसे बड़ा रेडियो एक्टिव मटेरियल का भंडार होगा और उस समय भारत एनर्जी किंग कहलाएगा, ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। लेकिन इसीलिए आने वाले 20-25 सालों तक हमें दुनिया के दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, जो कि इतना भी ज़्यादा बुरी बात नहीं है क्योंकि फिलहाल यूरेनियम बहुत सस्ता मिल रहा है बाकी सभी देशों में, और जिन देशों से भी यूरेनियम मिलता है नियर फ्यूचर में भी हमारा उनसे टकराव की या फिर दुश्मनी की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि अगर मान लो कनाडा पलट भी जाता है तो भी उससे बड़ा सप्लायर कजाकिस्तान के रूप में हमारे पास मौजूद है। बहुत सारे छोटे अफ्रीकी देश हैं, तुर्कमेनिस्तान भी है, बहुत सारे देश हैं, रशिया भी सप्लाई करता है। इसीलिए फिलहाल तो हमारे लिए अबेंडेंट रूप में यूरेनियम मौजूद है, फिलहाल समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, कनाडा के साथ अच्छे होते संबंध एक गुड न्यूज़ है भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए।